अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वैरायटी ऑफ लाइफ आर ए सेलुलर लाइफ। मेनली बच्चे इसके अंदर हम वायरसेस को डिस्कस करेंगे। अगर हम वायरसेस की प्रेजेंस के बारे में बात करें तो बच्चे वायरसेस नेचर के अंदर अबंडेंटली मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये बैक्टीरिया से लेकर मैमल्स तक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चे उनको इन्फेक्ट भी करते हैं, उनके अंदर डिजीज़ काज भी करते हैं और उनको पैरासिटाइज भी करते हैं। मीन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म वायरसेस के होस्ट के तौर पर एक्ट करेंगे और वायरसेस वहाँ पर एज अ पैरासाइट मौजूद होंगे और उनके अंदर डिजीज़ भी काज करेंगे। इनकी बच्चे जो कंपोजिशन होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है। ये सिंपल बायोलॉजिकल एंटिटीज़ होती हैं। इनके अंदर जस्ट बच्चे जीनोम होता है, डीएनए और आरएनए, और साथ में एक प्रोटीन कोट मौजूद होती है। और उस प्रोटीन की सिंथेसिस भी कैसी होती है कि ये होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करके अपनी कॉपीज तैयार करते हैं। और बच्चे वायरसेस जो हैं ये डिफरेंट डिजीज़ काज करती हैं जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की हैं। अब वो कौन कौन से वायरस हैं जो डिफरेंट डिजीज़ काज करते हैं, इस बच्चे हमारे पास है स्मॉल पॉक्स वायरस, पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो कि एड्स की डिजीज़ काज करता है, इसका मीजल्स है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, और कोरोना वायरस है। दीज आर वेरी पार्टिकुलर वेल नाउन। ये बच्चे डिफरेंट वायरसेस हैं जो डिफरेंट डिजीज़ को काज करते हैं। अब अगर बच्चे हम एंटीबायोटिक को यूज़ करेंगे तो एंटीबायोटिक को तो हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, लेकिन वायरसेस को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक को यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर बच्चे जो वायरल जो डिजीज़ होती हैं फिर उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम मेनली वैक्सीन को यूज़ करते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं और उन वायरसेस को किल करती हैं। अब ये जो वायरसेस होते हैं बच्चे ये प्लांट डिजीज़ भी काज करते हैं और इनकी वजह से वर्ल्ड के डिफरेंट बच्चे पार्ट के अंदर जो डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं उनका ह्यूज लॉस भी होता है। अगर हम इसकी बच्चे डिस्कवरी के बारे में बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वायरोलॉजी। द ब्रांच विच डील विद द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी एंड द वर्ड वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड वेनम विच मीन पॉइजनस फ्लूइड। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो बच्चे वायरसेस हमारे पास नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज़ होती हैं जिनके अंदर जो डीएनए होता है या आरएनए एज अ जीनोम मौजूद होगा और बच्चे उसके इर्द गिर्द उस जीनोम को इनक्लोज किया होता है एक प्रोटीन कोट ने जिसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोड्यूस करते हैं लिविंग सेल के अंदर। इनको हम ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट बोलते हैं कि ये जस्ट लिविंग सेल के अंदर ही अपनी कॉपीज बच्चे रिप्रोडक्शन करते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ये ग्रो नहीं कर सकते। और बच्चे अपनी कॉपीज़ बनाते वक्त ये होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करते हैं और फिर एक सेल से दूसरे सेल के अंदर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर बच्चे हम लॉयस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच उनके टाइम की बात करें अबाउट अ सेंचुरी एगो, बच्चे उस वक्त जो वर्ड वायरस था इट वाज जनरली रेफर्ड एज पॉइजन एसोसिएटेड विद डिजीज़ आर डेथ। वहाँ पर यह समझा जाता है कि वायरस एक ऐसा एजेंट है, ये एक ऐसी पॉइजन है जो कि डिजीज़ काज करती है, डेथ काज करती है। ऐसे एजेंट को नाम क्या दिया था वायरस के। लेकिन आजकल वायरस के बारे में जो आइडियाज़ हैं, जो नोशन है, जो परसेप्शन है बच्चे बिल्कुल वो डिफरेंट है। अब वायरस को हमने रिकॉग्नाइज किया कि दीज आर द पार्टिकल ऑफ न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए एंड ऑफन विद अ प्रोटीन कोड, और उस जीनोम के इर्द गिर्द क्या मौजूद होती है, प्रोटीन कोड मौजूद होती है। ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल के अंदर रेप्लिकेट करते हैं और ये डिफरेंट डिजीज़ काज करते हैं, इन्फ्लुएंजा डिजीज़, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स, एड्स, ये वायरस डिफरेंट डिजीज़ भी काज करते हैं। अगर बच्चे हम एडवर्ड जेनर के वर्क के बारे में बात करें उससे पहले बच्चे जो वायरल डिजीज़ हैं ये सेंचुरीज पहले से ही हमें पता है, दे हैज़ बीन नोन फॉर सेंचुरीज। और सबसे पहली ऐसी डिजीज़ जिसके अगेंस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंशन मतलब एहतियाती तदाबीर अपनाई गई थी बच्चे, वो भी कौन सी डिजीज़ थी हमारे पास, वो भी वायरल डिजीज़ थी। अब एडवर्ड जेनर के बारे में बात करें तो बच्चे एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन का कंसेप्ट दिया था। इसने क्या किया, इसने 1796 के अंदर इसने क्या बच्चे ऑब्जर्व किया कि जो मिल्क मेड थे, जो गवाले होते हैं, जो दूध दोते हैं, उनको स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको अगर एक दफ़ा को पॉक्स की डिजीज़ हो गई तो उनको दोबारा स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ नहीं होती। तो जब उसने ये ऑब्जर्व किया तो उसने क्या फिर किया कि उन मिल्क मेड, उन गवाले की बॉडी के ऊपर जहाँ पे कॉ पॉक्स लेयंस थी, वहाँ पर वो जो पस थी, वो जो छालिस थे, वहाँ से उसने उस कॉ पॉक्स की पस को निकाला और एक बॉय के अंदर, 8 ईयर बॉय के अंदर, ओल्ड बॉय के अंदर बच्चे उसने क्या कर दिया, उसको इंजेक्ट कर दिया। जब उसको इंजेक्ट कर दिया तो उसके बच्चे 6 वीक के बाद उसी बॉय, उस लड़के को उसने जो स्मॉल पॉक्स के विक्टिम से उसने पस ली और उस पस को उसी बॉय के अंदर, बोले लड़के के अंदर उसने क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि उस लड़के को डिजीज़ डेवलप नहीं हुई। एक्चुअली बच्चे इसकी मेन रीज़न क्या थी कि जब उसने पहले उसके अंदर वो जो कॉ पॉक्स के जो पस सेल उसके अंदर ऐड किए थे तो उसने जाकर उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया, वो एक्ट किया उसने एज अ वैक्सीन। और जब बाद में ओरिजिनल
स्मॉल पॉक्स के वायरस जब उसने ऐड किया तो बच्चे उसने डिजीज़ काज नहीं की। तो फिर इसी मेथड को यूज़ करके बच्चे उसने 23% को उसने सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड किया था। अब चूँकि वो जो पस थी बच्चे वो कहाँ से ले रहे थे, कॉक पॉक्स की लेयन से ले रहे थे। और बच्चे लैटिन के अंदर कॉक हम क्या बोलते हैं, वैका बोलते हैं, और वहीं से टर्म क्या आ गई, वैक्सीनेशन। और इस वैक्सीनेशन के टर्म को बाद में मतलब इस मेथड को बाद में बच्चे लॉइस पास्चर ने भी यूज़ किया था फॉर इनोकुलेशन अगेंस्ट द डिजीज़। नेक्स्ट बच्चे हम चार्ल्स चैम्बरलैंड की बात करें तो बच्चे चार्ल्स चैम्बरलैंड ने हमें फर्स्ट ये एविडेंस दिया था अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ वायरस इन 1884। चार्ल्स चैम्बरलैंड, French microbiologist who worked with Louis Pasteur, found that causative agents of the rabies could pass through the porcelain filter। बच्चे देखें ये जो पोर्सलेन फिल्टर होते हैं इनका साइज़, पोर साइज़ बहुत छोटा होता है और इनका पोर साइज़ इतना छोटा होता है कि उसमें से बैक्टीरिया पास नहीं कर सकते, लेकिन जो वायरस होते हैं वो उनमें से पास कर जाते हैं। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो रेबीज़ डिजीज़ होती है, इस रेबीज़ डिजीज़ का जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो उन पोर में से पास कर जाता है। अब चूँकि बैक्टीरिया वो तो उस पोर में पास नहीं कर सकते, तो मतलब जो बैक्टीरिया हैं वो रेबीज़ डिजीज़ का कॉजेटिव एजेंट नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा था कि उन रेबीज़ डिजीज़ का जो कॉजेटिव एजेंट है वो बच्चे फिल्टरेबल वो वायरसेस है। और बच्चे इन फिल्टर्स जो उन्होंने यूज़ किए थे, सच फिल्टर कुड बी यूज्ड टू कम्प्लीटली रिमूव ऑल बैक्टीरिया और अदर सेल्स नॉन एट द टाइम फ्रॉम द लिक्विड सस्पेंशन। वही बचता है, मतलब इनका पोर साइज इतना छोटा होता है कि इनमें से बैक्टीरिया दूसरे सेल को हम अलग कर सकते हैं। और बच्चे ये जो रेबीज़ डिजीज़ है ये कैसे फैलती है? इट इज़ अ डिजीज़ विच इज़ ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन्स बाय द बाइट्स ऑफ द रैबिड डॉग्स, फॉक्सीज एंड कैट्स, बैट्स एंड अदर एनिमल। ये जो बाउले जो डॉग वगैरह कुत्ते वगैरह जब काटते हैं उससे ये डिजीज़ काज होती है। और इसकी रीज़न भी क्या होती है बच्चे? वायरस है। तो और जो फिल्टर उसने यूज़ किए थे पोर्सलेन फिल्टर, उसका पोर साइज कितना था बच्चे? 100 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। नेक्स्ट बच्चे हम इमोनोविस्की के वर्क के बारे में बात करें तो बच्चे देखें by the late of 1800, Louis Pasteur, Robert Koch and other pioneer bacteriologists had demonstrated that bacteria cause many diseases of man and other organisms. Some diseases puzzled them, however, because they could find no bacteria for the disease symptoms। मतलब उन्होंने ये तो कहा कि ठीक है बैक्टीरिया डिफरेंट डिजीज़ काज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी डिजीज़ भी होती हैं कि जिनको बैक्टीरिया काज नहीं करते, जिनके सिम्टम्स ये शो नहीं करते कि ये बैक्टीरिया ने काज किया। तो फिर बच्चे वो डिजीज़ कौन काज करते हैं? वो डिजीज़ वायरस काज करते हैं। और उनमें से एक डिजीज़ कौन सी थी? टोबैको प्लांट्स की टोबैको मोज़ेक डिजीज़। अब वो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ कौन काज करता है बच्चे? वो टोबैको मोज़ेक वायरस काज करता है, वो बैक्टीरिया काज नहीं करता। अब इस डिजीज़ के अंदर बच्चे एक्चुअली होता क्या है कि जो टोबैको तंबाकू के जो पौधे होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं रिंकल एंड बिकम मोल्टेड, वो मुरझा जाते हैं और उनके ऊपर बच्चे मोल्टेड मीन को उनके ऊपर जो है वो धब्बे बन जाते हैं, वो दाग से बन जाते हैं। और उनके ऊपर वो जो धब्बे बनते हैं, वो जो दाग से बनते हैं, दे हैड द अपीयरेंस ऑफ मोज़ेक। वो उनकी जो अपीयरेंस होती है वो मोज़ेक की तरह की होती है। वैसे मोज़ेक हम इसे बोलते हैं कि अगर हम किसी कलर्ड कोई स्टोन वगैरह से अगर कोई पिक्चर वगैरह बनाएंगे ना किसी की जोड़ कर, उससे वैसे हम मोज़ेक बोलते हैं। तो उन जो दाग धब्बे थे वो भी मोज़ेक की तरह थे, तो इस वजह से उस डिज़ीज़ का नाम क्या रख दिया? टोबैको मोज़ेक डिजीज़। और बच्चे उस टोबैको मोज़ेक डिजीज़ का रिस्पॉन्सिबल कौन था, कौन काज करता है बच्चे? वो वायरस काज करता है। उसका नेम क्या था? टोबैको मोज़ेक वायरस। और बच्चे ये किसने डिमॉन्स्ट्रेटेड किया था? दिस वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन 1892 बाय द रशियन बायोलॉजिस्ट इमोनोविस्की। उसने कहा था कि टोबैको मोज़ेक डिजीज़ का जो कॉजेटिव एजेंट है वो वायरस है। उसने बच्चे क्या किया? उसने डिजीज़ प्लांट उसके लीव से उसने जूस निकाला, फिर उस जूस को उसने पोर्सलेन फ़िल्टर में से पास करवाया। अब बैक्टीरिया अलग हो जाएंगे, तो फिर वो जो फ़िल्टर्ड जूस उसके पास हासिल हुआ, उस फ़िल्टर्ड जूस को जब उसने हेल्दी प्लांट के लीव्स के ऊपर जब उसने ऐड किया, तो अब वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई डिजीज़ काज नहीं होगी, लेकिन एक्चुअली वो जो हेल्दी था उसमें भी डिजीज़ काज होगी। तो मतलब क्या हुआ कि फिर वो जो वायरस हैं चूँकि वो फिल्टरेबल हैं, वो पोर्सलेन के फ़िल्टर के जो पोर्स होते हैं उनमें से पास कर जाते हैं, तो इस वजह से ये डिजीज़ बैक्टीरिया ने काज नहीं की, बल्कि ये डिजीज़ किसने काज की है? ये वायरसेस ने काज की है। एंड अकॉर्डिंग टू इवानोविस्की, वायरसेस आर द सॉल्युबल लिविंग जर्म्स। बाय द 1900 some diseases producing substance has been discovered in both plants and animal, and in 1898 it was demonstrated that virus from the blisters produced on the disease stalk could transmit foot and mouth disease of the
कैटल के। बच्चे जो जानवरों के अंदर ये फूट और माउथ की जो डिजीज़ होती है, इसके अंदर उनके बॉडी के ऊपर वो जो छाले से बनते हैं, ब्लिस्टर्स बनते हैं, अगर उसमें से मटेरियल अगर एक से दूसरे में चला गया तो उसके अंदर भी जाकर वो डिजीज़ काज कर सकता है। और वो भी कौन काज करता है? वो भी वायरस काज करता है। एंड इट वाज गिवन द नेम ऑफ फिल्टरेबल वायरसेस। क्यों फिल्टरेबल वायरस इनको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बच्चे ये उस फिल्टर के जो पोर्स होते हैं उनमें से ये पास कर जाते हैं। चूँकि बैक्टीरिया उसमें से पास नहीं करते, वायरस पास कर जाते हैं, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? फिल्टरेबल वायरस बोलते हैं। और ये डिफरेंट डिजीज़ भी काज करते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें वर्क ऑफ W.H. स्टैनले। तो बच्चे स्टैनले ने क्या किया था? इसने उस वायरस को फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइज किया था इन 1930। मोस्ट पीपल इंटरेस्टेड इन वायरस believed that the viruses were present as small particle but too small to be seen with a compound microscope, and no one had even succeeded in obtaining a pure sample of the virus from the cell of a host। कि किसी ने उसका प्योर सैंपल भी ऑब्टेन नहीं किया था। तो इनका प्योर सैंपल फर्स्ट टाइम बच्चे किसने ऑब्टेन किया था? स्टैनले ने, W.M. स्टैनले। द ट्रू नेचर ऑफ वायरस फर्स्ट बिकेम एविडेंट इन 1935 when W.M. Stanley, American virologist, prepared an extract of tobacco mosaic virus and purified it after many successful attempts. And under the compound microscope, the isolated viruses appeared as silvery crystals, and within a short time, it was shown that virus crystals were nucleoprotein like the nucleoprotein found in the chromosome of the plant। वहाँ पर बच्चे वो न्यूक्लियोप्रोटीन मौजूद होती हैं, क्रोमोसोम सॉरी DNA प्लस प्रोटीन। तो यहाँ पे भी इनकी कंपोजिशन में दो चीज़ होती हैं, एक DNA RNA और साथ में वो जो है वो प्रोटीन कोट मौजूद होता है। और बच्चे उसने स्टैनले ने जब उन टोबैको मोज़ेक वायरस के क्रिस्टल को बच्चे आइसोलेट किया, उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसने देखा कि दे वर कंपोज्ड ऑफ मैनी रॉड शेप स्ट्रक्चर and in the isolated purified condition removed from the cells of the host tobacco mosaic virus seems quite dead। और फिर वहाँ से क्वेश्चन राइज हुआ कि ये लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं। और बच्चे ये यहाँ पर एक मॉडल इंडिकेट किया गया है टोबैको मोज़ेक वायरस का। और बच्चे यहाँ पर जो ब्लू स्टैंड है ये इनका सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, और बाकी जो पोर्शन सारे के सारे हैं वो इनके अंदर क्या है? वो प्रोटीन मौजूद है। नेक्स्ट बच्चे अगर हम डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियोफेज के बारे में बात करें तो बच्चे बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया था टोवार्ट एंड डी हैरले। टोवार्ट ने 1915 एंड डी हैरले इन 1917। बच्चे टोवार्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था कि कुछ बैक्टीरियल जो कॉलोनीज होती हैं दे सम टाइम अंडरगो लाइसिस, उनकी वो डिज़ोल्व होती हैं, वो डिसअपियर्ड हो जाती हैं। और अगर उनमें से कोई थोड़ा सा मटेरियल अगर एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी के अंदर ट्रांसफ़र होगा तो उस कॉलोनी की भी लाइसिस क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। और अगर इवन हाईली डाइल्यूटेड मटेरियल भी अगर वहाँ से एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में चला गया तो वो भी उसी सेम जो है वो काज कर सकता है, मतलब उसकी लाइसिस वगैरह काज कर सकता है। और जब उसको उन्होंने बच्चे फिल्ट्रेट को जब हीटिंग किया तो उसकी वो जो लीटिक प्रॉपर्टी वो क्या हो गई थी? वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। और वहाँ से ये उन्होंने कंक्लूड किया कि ये जो लीटिक एजेंट है ये बैक्टीरिया की कॉलोनी की जो लाइसिस करवा रहा है, ये इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? ये वायरस है। और बाद में डी हैरले ने इसी फिनोमेना को दोबारा रीडिस्कवर किया था और उन वायरसेस को नाम क्या दे दिया जाता है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मीन बैक्टीरिया ईटर। ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। बच्चे यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। फूट एंड माउथ डिजीज़ वायरस वाज डिस्कवर्ड इन 1898। वायरस काजिंग येलो फीवर वाज डिस्कवर्ड इन 1901। ये आपने याद रखना है बच्चे। वायरसेस जो हैं उनको बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। बच्चे बायोलॉजिकल वेपन वैसे हम बोलते हैं किसी भी अगर हम बैक्टीरिया को, वायरस को, किसी पॉइजन को अगर हम इंटेंशनली एनिमल ह्यूमन को इन्फेक्ट करने के लिए, उनको डिजीज़ काज करने के लिए, उनको किल करने के लिए अगर हम इनमें से किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसको बोलेंगे बायोलॉजिकल वेपन। और इन वायरसेस को भी एज अ बायोलॉजिकल वेपन यूज़ किया जा सकता है। बच्चे वायरस का कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं होता और जो ज़्यादातर जो बायोलॉजिस्ट हैं दे कंसीडर द वायरस नॉन लिविंग। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल ऑफ ऑटोपाइसी। मतलब ये अपनी रिप्रोडक्शन खुद ब खुद नहीं कर सकते, ये होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। होस्ट के अलावा अपनी ये कॉपीज़ तैयार नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा था ये क्या है? ये नॉन लिविंग है। अगर इनके बच्चे करैक्टरिस्टिक की बात करें तो जो वायरसेस होते हैं दीज आर वेरी स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, बच्चे नेक्ड आई से नहीं नज़र आते। इनका जो साइज़ की अगर बात करें तो बच्चे इनका साइज़ जो है वो 250 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर तक होता है। 25 नैनोमीटर जो है वो पॉक्स वायरस का और 20 नैनोमीटर बच्चे वो पार्वो वायरस। और इनका जो साइज़ होता है ये बैक्टीरिया की निस्बत 10 to 1000 टाइम बच्चे क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं। और ये उन पोर्स लेन फिल्टर के जो पोर्स होते हैं उनमें से भी पास कर सकते हैं जिनमें से बैक्टीरिया पास नहीं कर सकता। नेक्स्ट बच्चे
ये जो वायरसेस होते हैं ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल के अंदर ही अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर पर ग्रो नहीं कर सकते। तो इस इनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इनके मतलब अपने पास कोई बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती, ये अपने न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की कॉपीज़ को तैयार करने के लिए, उनको सिंथेसिस के लिए बच्चे किसको यूज़ करते हैं, होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करते हैं। और बच्चे जितने भी वायरसेस होते हैं दे आर रेजिस्टेंट टू द ब्रॉड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स, मतलब एंटीबायोटिक का इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, चाहे पेनिसिलिन यूज़ करें, स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ करें या दूसरी एंटीबायोटिक्स यूज़ करें, तो उनके लिए ये रेजिस्टेंट होते हैं, इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। अब बच्चे वायरस के अंदर हम नेक्स्ट टू देखेंगे, एक हमारे पास लाइटिक साइकिल होता है, एक हमारे पास लाइजोजेनिक साइकिल होता है। मतलब टू पॉसिबिलिटीज़ हैं, जब किसी वायरस ने होस्ट को इन्फेक्ट करना, टू पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर वो एक्ट करेगा एज अ वीरुलेंट तो फिर बच्चे वो होस्ट की क्या करवाता है, सेल की लाइसिस करवा देता है, सेल के होस्ट के जो सेल होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। और अगर वो एक्ट करेगा एज अ टेम्परेट तो बच्चे फिर वो क्या करता है कि वो होस्ट के जो जीनोम होता है उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाता है, होस्ट के क्रोमोसोम के अंदर जाकर ऐड हो जाता है और फिर लॉन्ग पीरियड के लिए उसके क्रोमोसोम के अंदर ही बच्चे वहाँ पर मौजूद रहता है। और जैसे जैसे फिर उसके आगे कॉपीज़ डटर सेल बनते हैं तो फिर हर डटर सेल के अंदर साथ साथ ये भी आगे ट्रांसफ़र होता जाता है। अगर बच्चे इनकी एडहेशन प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो दीज adhesion properties of the viruses are determined by those of the protein that make up their coats and envelopes। और बच्चे जो सिंपल जो वायरसेस होते हैं ये होस्ट के इंजाइम्स को यूज़ करके अपने प्रोटीन की सिंथेसिस और जीन की रेप्लिकेशन करवाते हैं। इस तरह कम्प्लेक्स इंजाइम्स की बात करें कि जिनके अंदर अप टू 200 जीन्स होते हैं तो बच्चे वो भी मेनली होस्ट को यूज़ करके ही अपने जो हैं वो इंजाइम्स वगैरह हैं या स्ट्रक्चरल प्रोटीन वगैरह उनकी सिंथेसिस करवाते हैं। अब यहाँ पर इनकी कुछ करैक्टरिस्टिक हैं जो किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि वायरस लिविंग है, कुछ ऐसे इंडिकेट करते हैं कि वायरस क्या है, नॉन लिविंग है। पहले हम इनकी लिविंग करैक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो बच्चे वायरसेस डिफरेंट वैराइटीज़ या स्ट्रेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जिनकी लिविंग करैक्टरिस्टिक है। इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए, उसमें म्यूटेशन भी हो सकती है। उसके अलावा बच्चे ये होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करके रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट भी करते हैं, उनके अंदर डिजीज़ काज भी करते हैं। ये इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स भी हैं। और बच्चे ये अल्ट्रा वायलेट रेस इनको हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अब इनकी नॉन लिविंग करैक्टरिस्टिक कौन कौन सी बच्चे, इनके अंदर कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई इंजाइम्स इनके अंदर कोई अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी भी नहीं होती। इनको क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं और उसके अलावा इनको बॉटल के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। बच्चे दे डू नॉट रेस्पायर, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, रेस्पायर, ये रेस्पिरेशन भी नहीं करते और इस वजह से हम इनको बोलते हैं कि ये नॉन लिविंग इनर्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं आउटसाइड द होस्ट के बाहर ये क्या हैं, ये नॉन लिविंग है। तो बच्चे डिपेंडिंग अपॉन द एम्बिवेलेंट फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पोजेस्ड बाय द वायरस दे आर कंसीडर्ड बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और बच्चे ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि वायरसेस आर द ट्रांजिशनल एंटिटी बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट बच्चे अगर हम यहाँ पर वायरस की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो बच्चे वायरस को किस बेस पर क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन द टाइप ऑफ डीएनए दे कंटेन, सॉरी न्यूक्लिक एसिड दे कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए, और फिर कि वो न्यूक्लिक एसिड वो सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है। नॉर्मली तो बच्चे ये होता है ना कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन इनके अंदर जो डीएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड के तौर पर मौजूद हो सकता है और आरएनए डबल स्टैंडर्ड के तौर पर भी मौजूद हो सकता है। यहाँ पर बच्चे अगर हम इनकी एग्जांपल के बारे में बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये डीएनए एज अ न्यूक्लिक एसिड है, यहाँ पर उसके नंबर ऑफ स्टैंड, मतलब ये जो हमारे पास 2 वायरसेस हैं इनके अंदर जो डीएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। कौन कौन से बच्चे, कैनिन पार्वोवायरस टाइप 2, इनका होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, डॉग्स, डिजीज़ कौन से काज करते हैं, कैनिन पार्वोवायरस। इस तरह अफ्रीकन कैसवा मोज़ेक वायरस है बच्चे, इसका जो होस्ट ऑर्गेनिज्म हमारे पास कौन सा होता है, कैसवा प्लांट, और ये डिजीज़ कौन सी काज करते हैं, मोज़ेक डिजीज़ काज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे जो है ये वेरिसिला जोस्टर वायरस जो है बच्चे, ये हमारे पास इसके अंदर वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मौजूद होता है, ये ह्यूमन इसका होस्ट होते हैं और ये चिकन पॉक्स डिजीज़ काज करते हैं। नेक्स्ट बच्चे आरएनए वायरसेस की बात करें तो बच्चे हमारे पास जो है रोटा वायरस हैं जो ह्यूमन जिनका होस्ट होता है, जो गैस्ट्रो एंट्राइटिस डिजीज़ काज करते हैं, इनके अंदर भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। इस तरह हम बात करें मॉर्बिली वायरस की बात करें, इनका होस्ट भी ह्यूमंस है, मीजल डिजीज़ काज करते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के अंदर जीनोम होता है। ये टोबैको, टोमेटो, ये पीपर, इनके बच्चे ये होस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये भी मोज़ेक डिजीज़ काज करते हैं। नेक्स्ट बच्चे अगर हम बात करें HIV वायरस की तो HIV वायरस के अंदर बच्चे आरएनए के 2 स्ट्रैंड मौजूद होते हैं, 2 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड हैं लेकिन उनकी कॉपीज़ कितनी होती हैं बच्चे, 2 होती हैं। और ये इनका भी होस्ट जो है वो ह्यूमन है और ये डिजीज़ कौन से काज करते हैं, एड्स,
एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट बच्चे हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम वायरसेस को उनके होस्ट ऑर्गेनिज्म के बेस पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी के बेस पर, उनके जीनोम टाइप की बेस पर, उनके मोड ऑफ एक्शन उनकी बेस पर भी हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड द इंटरनेशनल एग्रीड सिस्टम ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन देयर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। और बच्चे इनके मोड ऑफ रेप्लिकेशन उसके बेस पर भी इनकी क्लासिफिकेशन की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट। बच्चे होस्ट की बेस पर इनकी 3 बच्चे कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई वायरस को करते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस, प्लांट वायरस एंड एनिमल वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस बच्चे कौन से होते हैं कि जिनका होस्ट क्या होते हैं बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं ये डीएनए वायरस होते हैं, इनके अंदर बच्चे ये पॉलीहेड्रल होते हैं, इनके अंदर एक हेड और एक टेल होती है, पॉलीहेड्रल हेड एंड टेल। इस तरह प्लांट वायरस के बारे में बात करें बच्चे, हमारे पास मोर देन 2000 टाइप्स ऑफ प्लांट डिजीज़ अभी तक नोन है, वायरल प्लांट डिजीज़। और जो मोस्ट प्लांट वायरस डिस्कवर्ड टिल टू डेट इंक्लूड टोबैको मोज़ेक वायरस एंड दे हैव आरएनए जीनोम। और बच्चे जो ज़्यादातर जो आरएनए वायरस ज़्यादातर जो वायरसेस होते हैं वो रॉड शेप उनका कॉप्सिड होता है, लाइक जैसे हम बात करें टोबैको मोज़ेक वायरस, पोटैटो येलो डवार्फ वायरस, तो बच्चे इनका हमारे पास रॉड शेप्ड कैप्सिड होते हैं। एनिमल वायरसेस के बारे में बात करें, वायरसेस काज फूट एंड माउथ डिजीज़ इन लाइव स्टॉक, राउस सार्कोमा वायरस काज कैंसर इन द एनिमल, पेपोवायरस काज वर्ड्स, पॉक्स वायरस काज स्मॉल पॉक्स, पाइकॉर्नो वायरस काज पोलियो एंड हेपेटाइटिस ए, एंड पैरामिक्सो वायरसेस काज मीजल्स एंड मम्स। दीज ऑल आर द एनिमल वायरसेस, मतलब इनके होस्ट क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। अब बच्चे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बेस्ड अपॉन द कैप्सिड। पहले हेलिकल कैप्सिड है कि बच्चे हमारे पास जो टोबैको मोज़ेक वायरस है इनका कैप्सिड क्या होता है, हेलिकल होता है। एडिनो वायरसेस की बात करें तो बच्चे इनका कैप्सिड क्या होता है, पॉलीहेड्रल होता है। और उनके अंदर बच्चे कंटेनिंग ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक एट ईच वर्टेक्स, उनके अंदर ये स्पाइक मौजूद होते हैं। इस तरह अगर हम इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें तो बच्चे वो इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं, उनके जो प्रोटीन कोट होती है उसके आउटर एक इन्वेलप भी मौजूद होता है, उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए स्पाइक भी मौजूद होते हैं। और अगर कम्प्लेक्स कैप्सिड की बात करें तो बच्चे जो बैक्टीरियोफेज होते हैं इनका जो कैप्सिड होता है वो हमारे पास कम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट बच्चे इनके जीनोम के बेस के बारे में बात करें, जीनोम के बेस पर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो बच्चे फर्स्ट हमारे पास आते हैं अनइन्वेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। बच्चे अनइन्वेलप्ड का मतलब कि प्रोटीन जो कोड इनका जो कैप्सिड है उसके इर्द गिर्द इन्वेलप नहीं होती। प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस का बच्चे मतलब क्या होता है कि ये ऐसे आरएनए वायरसेस होते हैं कि जिनके अंदर जिनका जो अपना जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है वो डायरेक्टली एक्ट करता है एज अ मैसेंजर आरएनए, वो डायरेक्टली एक्ट करेगा एज अ मैसेंजर आरएनए, वो होस्ट की राइबोसोम के पास जाएगा, वो उसको ट्रांसलेट करेंगे, उससे प्रोटीन बना लेंगे, उनको बोलते हैं प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस। फॉर एग्जांपल पोलियो वायरसेस एंड राइनो वायरसेस। तो बच्चे इनको हम प्लस वायरसेस, अब ये लिखा हुआ है कि इनको प्लस स्ट्रैंड हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली एक्ट कर सकते हैं एज अ मैसेंजर आरएनए, ये होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेंगे, उसके बाद होस्ट सेल के जो राइबोसोम्स होते हैं उनके साथ अटैच होंगे, वो उनको ट्रांसलेट करेंगे और उनके क्या बना देंगे, बच्चे प्रोटीन बना देंगे। और जैसे कि इनके नेम से इंडिकेट है अनइन्वेलप्ड है, इनके अंदर इन्वेलप मौजूद नहीं होते। तो फिर इनके न्यूक्लिक एसिड को जस्ट किसने सराउंड किया होता है, बच्चे प्रोटीन कैप्सिड ने सराउंड किया होता है। इनके अंदर कौन कौन सी डिजीज बच्चे हमारे पास वायरसेस रहते हैं, दीज वायरसेस इन्फेक्ट प्लांट्स एंड बैक्टीरिया काजिंग द पोलियो एंड कोल्ड इन द ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है इन्वेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। अब इसमें वही प्लस स्ट्रैंड के मेनली कि वही बच्चे के ये डायरेक्टली एक्ट कर सकते हैं एज अ मैसेंजर आरएनए और ये इन्वेलप्ड होते हैं। The enveloped plus strand RNA viruses, all of which parasitize animals, and these are distinguished from the members of the preceding group by their lipid-rich envelope। बच्चे कि अभी हमने जो पहले बात की है नॉन इन्वेलप्ड प्लस स्ट्रैंड RNA, इन दोनों में फ़र्क बच्चे यही है कि इनके अंदर लिपिड रिच इन्वेलप जो है वो मौजूद होता है। एंड ये इफेक्ट आर्थ्रोपोड्स, वर्टिब्रेट्स, दे काज ल्यूकीमिया एंड येलो फीवर इन द ह्यूमन बीइंग्स। और इनके अंदर हेपेटाइटिस ए और सी वायरस भी आ जाते हैं। नेक्स्ट बच्चे हैं माइनस स्ट्रैंड RNA वायरस। अब माइनस स्ट्रैंड बच्चे कौन से होंगे कि जिनका जो आरएनए है वो डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए के तौर पर एक्ट नहीं कर सकता, बल्कि मैसेंजर आरएनए का एज अ कम्प्लीमेंट्री एक्ट करेगा, कम्प्लीमेंट्री स्टैंड एक्ट करेगा। मतलब पहले ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है ये एज अ कम्प्लीमेंट्री काम करेंगे, इनसे फिर हम पहले क्या बनाएंगे, मैसेंजर आरएनए बनाएंगे, फिर उसके आगे क्या होगी, ट्रांसलेशन होगी। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, माइनस स्ट्रैंड आरएनए बोलते हैं। दे कैरी आरएनए स्ट्रैंड complementary to the messenger RNA that carries the genetic information of the appropriate messenger RNA। मतलब इनके जो RNA होंगे वो एज अ कम्प्लीमेंट्री काम करेंगे, उससे पहले मैसेंजर RNA सिंथेसिस होगी और फिर उससे आगे प्रोटीन बनेगी। एंड दे इन्फेक्ट प्लांट एंड एनिमल काजिंग फ्लू, मम्स, रेबीज इन द ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट बच्चे रिट्रो वायरसेस हैं।
तो ये रिट्रोवायरसेस होते हैं, जैसे वायरसेस होते हैं जो होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करते हैं, ये बच्चे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज़ करके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से क्या बना लेते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लेते हैं। और ये इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं। और ये बच्चे रिट्रोवायरस हमारे पास या ये सिंगल स्टैंडर्ड इनके अंदर आरएनए होता है, ये इनके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। फॉर एग्जांपल एचआईवी की बात करें तो उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, अगर हेपेटाइटिस बी वायरस की बात करें तो उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। नेक्स्ट बच्चे हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, रियो वायरसेस। बच्चे ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस, इनके अंदर इकोसाहेड्रल आरएनए वायरसेस हैं। दे इन्फेक्ट प्लांट एंड एनिमल एंड दे काज द क्लोराइडो टिक फीवर इन द ह्यूमन बीइंग। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, इनके अंदर जो आरएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें स्मॉल जीनोम डीएनए वायरसेस की, कि जिनका जीनोम स्मॉल होता है। मैनी डीएनए वायरसेस हैव स्मॉल जीनोम, सम ऑफ दीज वायरसेस है बच्चे, या इनके अंदर होगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या इनके अंदर होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। एंड अमॉन्ग दीज आर द पार्वो वायरस विच इन्फेक्ट द एनिमल एंड दे आर इकोसाहेड्रल and they have 20 nanometer in the diameter and they infect the animal causing viral hepatitis and words in the human. नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं हम मीडियम जीनोम एंड लार्ज जीनोम डीएनए वायरसेस के अंदर हमारे पास हर्पीज वायरसेस आ जाते हैं। द हर्पीज वायरसेस वन ऑफ द मेजर ग्रुप ऑफ द लार्ज जीनोम डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस एंड दे काज हर्पीज कैंसर एंड पॉक्सिस इन द ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट बच्चे लास्ट हमारे पास बैक्टीरियोफेज आ जाते हैं। A long DNA molecule is coiled within the head and they affect only bacteria. लास्ट बच्चे इनको कुछ क्लासिफिकेशन जीनोम के बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्मॉल पॉक्स वायरस हमारे पास क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। मिल्ड रैश वायरस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। डायरिया वायरस डबल स्टैंडर्ड आरएनए। रूबेला वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो बच्चे फिर ये प्लस वाला होगा, क्यों, क्योंकि ये एक्ट कर रहा है एज अ मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट बच्चे इन्फ्लुएंजा वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होती है और ये एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट फॉर द मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस। फिर इसको बोलेंगे माइनस आरएनए बोलेंगे, माइनस आरएनए। नेक्स्ट बच्चे लास्ट पे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड दे एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द डीएनए सिंथेसिस। एचआईवी हम देखेंगे कि एचआईवी के अंदर बच्चे हमने सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से क्या बना रहता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।